जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण आज जो कि अध्याय हमारा तीसरा है। बहुपद को हटा दिया गया सिलेबस से, तो हमारा तीसरा चैप्टर क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में सबसे पहले हम लोग प्रश्न की बात करेंगे जो हम लोग के सामने लिखा हुआ है। ये प्रश्न जो है हमारे किताब का ही है, प्रश्नावली 3.1 का सबसे पहला प्रश्न है। अब प्रश्न क्या है ये देखेंगे। इसी प्रश्न को अगर हम ध्यान से पढ़ लिए तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम हल कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा हल करने में। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न को, और ग्राफ के जितने भी क्वेश्चन ग्राफ में जो दर्शाना रहेगा उसको भी अगर हम इसको कायदे से समझ लिए तो आराम से सब पे ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाना हम लोग सीख जाएंगे, बस थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगा समझाने में। ठीक है, देखो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, यानी बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए और ग्राफीय रूप में भी व्यक्त कीजिए। अब इसको कैसे करेंगे देखिए। अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मानते हैं। ठीक है, क्या मानेंगे? माना, देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण जब हल करोगे ना क्वेश्चन, उसमें दो कंडीशन बनेंगे, दो स्थिति बनना ही बनना है। इसमें भी देखिए दो स्थिति बन रहा है। अब दो स्थिति कौन कौन सी बन रही है, यही हम लोग को दो स्थिति अगर बना लिए, दो स्थिति को समझ लिए, दो स्थिति को समझ के हम लोग को दो समीकरण बनाना है। दो समीकरण बन गए तो हमारे बीजगणितीय रूप आ जाएंगे, दो समीकरण बन गए तो हमारा ग्राफी भी हल हो जाएगा। ठीक है, तो दो स्थिति कौन कौन सा है उसको पहचान के हमें समीकरण बनाना है। ठीक है, अब चलिए बनाते हैं। माना, यहां लिखिए, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु यक्ष मान ली। ठीक है, अब यहीं पे क्या करो, फिर मानो पुत्री की आयु, माना पुत्री की वर्तमान आयु y मान ली। ठीक है, अब अगर हम आप ये अब क्वेश्चन पे आओ, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, यानी आफ्ताब क्या कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व मतलब पहले, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी अगर हम आपसे कहें कि अगर आप देखिए, अब वर्तमान में इसकी उम्र क्या यक्ष है आफ्ताब की, अगर आपकी वर्तमान है, आप 2020 में, ठीक, आप 2020 में 10 वर्ष के हैं। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि 7 वर्ष पहले आप कितने वर्ष के थे, यानी कितनी आयु थी 7 वर्ष पहले, तो आप यही कहेंगे ना 2013 में हमारी उम्र थी 3 वर्ष, यानी हम 3 साल के थे। हमारी आयु कितनी थी? 3 साल। 2013 में क्या किए, वर्तमान आयु में तुम 7 वर्ष क्या किए, घटा दिए, जितना वर्ष पूर्व पूछा था उतना क्या किए, घटा दिए। ठीक, तो अब हम भी वही क्या करेंगे यहाँ पे कि क्या कह रहा है कि आफ्ताब जो है 7 वर्ष पूर्व क्या करेंगे, यहाँ देखो, वो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो अब इन दोनों की आयु जो है ना 7 वर्ष पूर्व ज्ञात करो। अब इन दोनों की 7 वर्ष पूर्व आयु कैसे ज्ञात होगी भाई? वर्तमान आयु x है, अगर x में हम 7 वर्ष घटा देंगे तो हमें 7 वर्ष पूर्व आयु पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा? पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखो कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x - 7। ठीक है, यहीं पे क्या हो जाएगा, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y - 7। यानी आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व उम्र थी x - 7 और पुत्री की y - 7। अब क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, यानी आफ्ताब क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। एक चीज यहाँ पे थोड़ा समझो, मान लीजिए कि आपके क्लास में क्या हुआ कि बच्चे हैं और एक प्रतियोगिता हुई। ठीक है, तो प्रतियोगिता में क्या हुआ, x और y ये दो लोग प्रतियोगिता में भाग लिए। अब क्या बोला गया कि x जो प्रतियोगिता में नंबर पाया है ना,
x जो प्रतियोगिता में नंबर पाया है वो y के 7 गुना पाया है। यानी क्या क्या कहा जा रहा है, यहां ध्यान समझो। अगर ये जो x है, x जो नंबर पाया है प्रतियोगिता में वो y से 7 गुना अधिक पाया है, यानी 7 गुना पाया है। हम कैसे समझेंगे? अब देखिए, अगर मान लीजिए हम कहें कि अगर ये y जो है 3 नंबर पाया है, ठीक है, y अगर 3 नंबर पाया है, इसके 7 गुना नंबर कौन पाया है? x पाया है। अगर हम कहें y जो है y 3 नंबर पाया है एग्जाम में, तो x कितना पाएगा? प्रश्न बोल रहा है कि x जो है y के 7 गुना पाया है। y के कितने गुना पाया है? 7 गुना। यानी 7 का क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमको ये x पता चलेगा। यानी 7 21, ये कितना पाया है? 21 नंबर पाया, और ये 3 नंबर पाया। हम ये देखे क्या कि जो गुनी बोल रहा है, गुना को किसमें मल्टीप्लाई? कम वाले में मल्टीप्लाई करवाए ना भाई। x 21 था, बोल रहा है कि 7 गुनी था, तो इसको बराबर करने के लिए हमने क्या किया? 7 का y में मल्टीप्लाई करवा दिया, x का हमें पता चल गया। तो ये ध्यान दीजिए, जो ये 7 का मल्टीप्लाई करवाए हैं, 7 का मल्टीप्लाई करवाए हैं, वो हमेशा कम में मल्टीप्लाई करवाते हैं, ज्यादा में नहीं। अगर भाई ये 7 गुना तो पहले है, अगर और 7 का गुना करवा देंगे तो और बड़ा हो जाएगा, बराबर नहीं हुआ। तो 7 का मल्टीप्लाई हर समय हम लोग छोटे में करवाएंगे। y छोटा है x से, ठीक है भाई, x अगर x का नंबर y से 7 गुना अधिक है तो y छोटा हुआ। तो हर समय गुना का अगर जब बोलेगा तो जितना गुना बोला है उस गुने को हर समय हम लोग छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। अब आओ प्रश्न पे अपने। प्रश्न क्या है हमारा कि 7 वर्ष पूर्व अपताप किया। पहले लिख लो, 7 वर्ष पूर्व अपताप किया कितना है। यहां लिखना क्या? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या है? x माइनस 7 और y माइनस 7, x माइनस 7 और y माइनस 7, ये 7 वर्ष पूर्व की है। तो 7 वर्ष पूर्व क्या था कि आफ्ताब जो है अपनी बेटी के उम्र से कितने गुना अधिक था? 7 गुना अधिक था। अब बताओ इसमें छोटा कौन है? इसका पिता, किसकी बेटी? बेटी छोटी है, पिता बड़ा है, तो 7 का मल्टीप्लाई किसमें करवाएंगे? इसमें करवाएंगे। अब ये क्या हो गया? बराबर हो गया। अब ये हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, चर को एक साइड करो, चर को एक साइड करो। ये x है, 7y को इस साइड लिखा होगा, माइनस 7y हो जाएगा बराबर माइनस 49। 7 को उधर लेके जाओगे हो जाएगा प्लस 7। ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 42। यहां से हम लोग का एक समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 1 बना, ठीक है। यहां तक हुआ। अब देखो ऊपर प्रश्न हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना हम लोग, एक समीकरण बन गया, दूसरा समीकरण, एक स्थिति हमारी पता चल गई। अब दूसरी स्थिति देखो, दूसरी स्थिति क्या कह रहा है? प्रश्न भी मिटा दिया, किताब में प्रश्न था, चलो ठीक है। क्या दूसरी स्थिति क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब अगर हम आपसे कहें कि आप 2020 में 10 वर्ष के हैं, आप 2020 में 10 वर्ष के हैं, तो 2023 में कितने वर्ष के हो जाएंगे? भाई 13 वर्ष के हो जाएंगे। आपने क्या किया? वर्तमान में 3 वर्ष जोड़ दिया, तो आपको 3 वर्ष बाद की उम्र पता चल गया आपका। तो यही यहाँ पे करो, क्या है भाई, इसकी वर्तमान आयु जो है x है, तो 3 वर्ष बाद, यहां लिखो 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? आफ्ताब की 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र कितनी हो जाएगी? आफ्ताब की उम्र हो जाएगा ये x प्लस 3, और पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद, यहाँ पे पुत्री की उम्र या आयु कुछ भी लिख सकते हो, y प्लस 3। फिर यहां पे लिखो क्या? प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या बोला है कि 3 वर्ष बाद अब 3 गुनी रह जाएगी, यानी x प्लस 3 और y प्लस 3। क्या बोला है कि अब 3 वर्ष बाद अब मैं अपनी पुत्री का 3 गुना रह जाऊंगा। अब भी ये बड़ा है, ये छोटा है, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करवा दो और गुणा करवा दो। ये x प्लस 3 बराबर ये 3y प्लस 9 यानी 9। अब ये चार को एक साइड करो, ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये समीकरण नंबर हमारा 2 बन गया।
अब जो हमको मेन काम हमारा जो था समीकरण 1 और समीकरण 2 ज्ञात करना, वो हम लोग ज्ञात कर लिए। समीकरण 1 हमारा बन गया, समीकरण 2 बन गया। ठीक है, अब ये दिखाना है कि बीजगणितीय स्थिति और ग्राफीय स्थिति। ठीक है, अब हमारी बीजगणितीय स्थिति की अगर बात करें, यहाँ पे देख लो, अगर केवल बीजगणितीय स्थिति पूछा होता तो यहाँ पे बीजगणितीय स्थिति हमारी क्या बन जाती? बीजगणितीय स्थिति तुम्हारी यही जो समीकरण मिला है ना, यही बीजगणितीय स्थिति है। पहला समीकरण क्या है? x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, समीकरण नंबर 1, और दूसरा है x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये है समीकरण नंबर 2। इसे बोलते हैं क्या? बीजगणितीय स्थिति। इसे बीजगणितीय स्थिति बोलते हैं। ठीक है, अब अगला हम लोग को ज्ञात करना है ग्राफीय स्थिति। आप लोग इसे कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग ग्राफीय स्थिति पे चलते हैं। ठीक है, 5 मिनट लगेगा ग्राफीय स्थिति बताने में। यही क्वेश्चन ग्राफीय स्थिति बता देंगे, बाकी सब के सब क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ठीक है, समीकरण आपको बनाना रहेगा, समीकरण बना लिए तो ग्राफीय स्थिति ज्ञात कर लेंगे। अब तो देखिए समीकरण हमारा ये बन गया, अब इसी से हम लोग को क्या ज्ञात करना है? ग्राफीय स्थिति ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसी से हम ग्राफीय स्थिति ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे ये बताते हैं, इससे कॉपी कर लो। ठीक है, अब इसको हम मिटा दें, कॉपी कर लिए होंगे आप लोग, तो उसको रहने देते हैं, क्या उसी से काम करेंगे हम लोग। चलो देखो, अब हमको क्या करना है? ग्राफ पे इसको दर्शाना है। ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे? ग्राफ पे दर्शाने के लिए देखो, सबसे पहले क्या करो, एक क्षैतिज रेखा खींचो। देखो इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक है, एक क्षैतिज रेखा खींचो, इसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी के समान हो, यानी समतल के समान जो रेखा होता है उसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक है, और जो अब इसी के विपरीत एक ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होता है? जो समतल पे खड़ी रेखा हो, इसी क्या कहते हैं, रेखा पे एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचो। ठीक है, ये इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। खड़ी रेखा खींचोगे, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, इसको बोलते हैं भुज, इसे भुज बोलते हैं, और इसे कोटि बोलते हैं। इसे भुज बोलते हैं, इसे कोटि बोलते हैं। एक चीज नहीं लो, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। इसे बोलते हैं एक्स डैश अक्ष। ठीक है, इसे बोलते हैं वाई अक्ष, इसे बोलते हैं वाई डैश अक्ष। ठीक है, अब देखो इसको बोलते हैं, ये जो बिंदु जहां पे ये क्रॉस हो रहा है, जहां प्रतिच्छेद कर रही है ये बिंदु, इसको बोलते क्या है? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, इसका निर्देशांक होता है 0,0। ठीक, अब एक चीज और ध्यान दो, ये हमारा हो गया क्या? ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया, और ये क्या कहते हैं, क्या वो समतल रेखा होगी। अब देखो ये जो भुज है ना, भुज के ऊपर जो है ये कोटि है, ये धनात्मक होगा। ठीक है, इसके ऊपर जो है ये जो रेखा है, इस रेखा के ऊपर जो मान होगा वो धनात्मक होगा ऊर्ध्वाधर पे, और इस रेखा के नीचे जो मान होगा वो ऋणात्मक होगा वाई पे। ये हो जाएगा हमारा +1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारा हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, अब इस पे देखो, ऊर्ध्वाधर रेखा के दाहिनी ओर धनात्मक होगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ऊर्ध्वाधर रेखा के बाईं ओर सब मान जितने होंगे माइनस होंगे, ऋणात्मक होंगे एक्स अक्ष पे। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, इतना हुआ। अब देखो, अब हम लोग को क्या करना है? अब ये करना है, सबसे पहले एक काम ये करो, यहाँ पे लिखो, अब जो समीकरण हमको मिला है, अब उससे एक सारणी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे लिखो क्या देखो मेरे पास जगह कम है, इसकी वजह से मैं हिसाब से कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा कापी आपके पास पर्याप्त रहेगा तो उस हिसाब से करना। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण आपका 1 क्या है? x - 7y = -42। समीकरण नंबर 1 है,
इसे क्या करो, जो यहाँ पे दो चर है ना, एक चर को बाएं साइड रखो, बाकी सबको दाहिनी साइड भेज दो, चाहे इसको रखो, हम एक्स को रखते हैं। ये x बराबर हम लोग लिख लेंगे -42 यानी 42 और +7y। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक सारणी बनाना है इस तरीके से। ये x ये y, x और y के कम से कम हम लोग को 3 मान ज्ञात करने। अब x और y के मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पे क्या करो, y का ऐसा मान रखो कि चलो मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या करो, x का y बराबर तुम 7 रख दो। y बराबर अगर 7 रखते हो क्या हो जाएगा, 7 7 49। अब 42 में 49 घटाओगे कितना आ जाएगा, +7। ठीक है, कितना आया, +7। अब क्या करो, 7 का मान रख दो 8 रख दो, y का मान 8 रखो, 8 से 56 हो जाएगी, घटाओगे कितना आ जाएगा, 8 6 14, बढ़ा जा रहा है, 6 रखो यहाँ पे, y बराबर 6 रखो। 7 42, 42 में 42 घटाओगे आ जाएगा 0। ठीक है, अब क्या कौन सा मान रखें, 5 रखो। ठीक है, 5 रखते हो तो 7 5 35 हो जाएगा। अब -42 में से 35 घटाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, 7 गुणते 5 करोगे, 7 5 35 हुआ, -42 + 35 करोगे कितना हो जाएगा, -7। ये बन गया, तीनों हम लोग का ज्ञात हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 को लो, यहाँ पे लिखो समीकरण 2 से। समीकरण दूसरा क्या है, x - 3y = 6। ठीक है, यहाँ पे x को बाएं साइड रखो, बाकी सबको दाहिने साइड ले जाओ। अब सारणी बनाओ इसका। देखो y के मान यहाँ पे ऐसा मान रखो जो कि x और y का जो डिफरेंस है, जो अंतर है ना, वो कम से कम हो। ठीक, ऐसी बात नहीं है, y के मान, y की जगह पे यहाँ पे 1 और 2 भी रख सकते हो, लेकिन जब 1 और 2 रखोगे ना तो x का मान बहुत बड़ा आ जाएगा, और जब बहुत बड़ा आ जाएगा इसका डिफरेंस जो है ना बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो तुम्हें सारणी में, इसमें ग्राफ में दिखाने में दिक्कत होगा। भाई तुम कहां तक ग्राफ बनाओगे, क्या तुम 70 80 और 34 35 36 तक दर्शाओगे। यहाँ पे एक मान लेते हो, y बराबर 1 मान लेते हो, फिर x बराबर जो माना है वो भी सही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हो तुम, लेकिन हम क्या किए कि ऐसा मान यहाँ पे y का मान है कि जैसे इन दोनों का डिफरेंस जो हो, इन दोनों का x और y का जो डिफरेंस है वो कम से कम हो। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे, ऐसा मान ज्ञात करेंगे जो कि x और y का डिफरेंस जो है बहुत कम से कम हो, जना ग्राफ बनाने में आसानी हो। ये x है, y है। अब देखो y का मान ऐसा रखो कि 6 से ज्यादा ना हो। अगर यहाँ पे देखो प्लस है, अब माइनस मान रखोगे तब तो ठीक रहेगा। -2 रखते हैं हम यहाँ पे, अगर -2 नहीं -3 रखो पहले। अगर -3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो 6 और -9 में घटाओगे कितना आ जाएगा, -3। ये हो गया क्या, -3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखो, हम रखते हैं -1 रख दो, तो 3 × 9 3, जब -1 रखोगे 6 - 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, 3। अब -2 रख दो, जब -2 रखोगे तो ये हो जाएगा 6 -6 + 6 बराबर 0। ये हो गया 0। यहां तक समझे, ये 3 मान याद कर लिए हम लोग। अब क्या करेंगे, इसी को अब ग्राफ पे दर्शाना। अब ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे, ये देखो यहाँ पे देखो, पहले और समीकरण नंबर 1 पे चलते हैं। x का मान कितना है, 7 है। जब x का मान 7 है तो x और भी धनात्मक में है, तो धनात्मक मान कहाँ मिलेगा, x पे, x अक्ष पे आओ। x अक्ष पे धनात्मक तुमको देखो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे मिल रहा है, ये मिला। x अक्ष पे 7 यहाँ मिला, और y अक्ष पे 7 कहाँ मिलेगा भाई, यार इसको थोड़ा बढ़ा लो। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, आप पता चल ही गया होगा, इसको थोड़ा बढ़ा दो। ये हो गया, ये मान लो ये 7 है। ठीक है, एक मान यहाँ पे मिला। अब क्या काम करो, इसको भी मिटा देते हैं, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं है, हो गया इसका काम खत्म। अब देखो, अब इसको मिलाओ, दोनों रेखा को ले जाओ ऊपर। ठीक है, अब इसे मिलाओ, ये मिला, एक बिंदु हमारा ये मिला। ठीक है, ये निर्देशांक क्या है इसका, 7,7। अब दूसरा देखो, दूसरा है 0 6, x अक्ष 0 है, x अक्ष का 0 यहाँ पे है, और y अक्ष का 6 कहाँ है, ये है। ठीक है, 0 और 6, एक हमें क्या मिला, ये मिला। ठीक है, ये क्या है, 0,6। अब दूसरा क्या, -7,5, -7,5 कहाँ है, देखो ये -7 ये है, -7 ये है, और 5 क्या है, सॉरी हाँ 6 तो है, h का -7 है, और y का 5 है, 5 ये है। ठीक है, अब इसे मिलाओ, इसे ऊपर लेके जाओ।
ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। थोड़ा जगह कम है तो देखना, ठीक है। एक बिंदु हमारा क्या मिला, ये मिला, ये, ठीक है। अब ये क्या होगा कि इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, -7,5, ठीक है। अब इस रेखा को तुमको मिलाना है। जब इस रेखा को तुम मिलाओगे ना तो ये एक सीधी रेखा मिलेगी तुमको, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ बिंदु जो है थोड़ा नहीं सीधा मिला, इसलिए नहीं मिला क्योंकि मेरे पास जगह कम है, और जब तुम ग्राफ पे बनाओगे ना तो पूरा का पूरा एक सीधी रेखा मिलेगी। जैसे ये देखो, एक सीधी रेखा ले जाओ, यहाँ पे मिला उसको, ये मिला, इसी तरीके से ये भी मिल जाएगा, ठीक है। ये एक जगह क्या हुआ, सीधी रेखा मिल गई, ठीक है। ये एक सीधी रेखा मिली, ये, ठीक है। ये किसकी है, यहाँ पे इस पे समीकरण लिख देना। ये पहले समीकरण का x - 7y = -42 का, ठीक है। अभी एक बच्चा है ये वाला, अब ये देख लो, x बराबर -3 पे चलो, x बराबर -3 ये है, और y बराबर -3, y बराबर -3 ये है, ठीक है। चलो यहां से मिलाओ इसको। जब देखो, जब तुम लोग ग्राफ पे बनाओगे ना, ये मिला, निर्देशांक क्या है इसके, -3, -3। जब तुम लोग ग्राफ पे बनाओगे बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। y बराबर -1, y बराबर -1 और x बराबर 3, x बराबर 3, -1 इस पे आ रहा ना, ये बना 3, -1, एक है ये 0,2, 0 ये है, -2 कहाँ ये है, एक ये बना, ठीक है। अब इसको मिला दो, एक रेखा ये हो गई, ठीक है। ये हम लोग का कौन सा समीकरण, x - 3y = 6, ठीक है। इस तरीके से निर्देशांक बनाना है। देखो मेरे पास जगह कम था, इसकी वजह से मैं समझाने का प्रयास किया, ठीक है। फिर भी देखना कहीं जाए कुछ दिक्कत होगा तो इसी तरीके से ग्राफ बनना है, तो प्रयास करना ग्राफ बनाने का, ठीक है। नहीं आएगा तो बताना व्हाट्सएप में, ठीक है। इसे कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। मिटा इसको आप लोग रोक के कॉपी कर लिया करिए, ठीक है। देखो एक चीज इसी प्रश्नों फर्स्ट में आपके एक चीज और आता है, क्या आता है जानते हो, ये आता है कि ये बताओ कि जो समीकरण युग्म दिए गए हैं, ये समीकरण युग्म संगत हैं या संगत हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अद्वितीय हल है कि प्रतिच्छेद है, ये हमको पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा शॉर्टकट में बता देते हैं आप लोगों को, आप लोग ज्ञात करना, ठीक है। देखो समीकरण युग्म कब प्रतिच्छेद करेगी, कब संगत होगी, कब असंगत होगा, और कब उसका हल अद्वितीय हल होगा, ये कब होगा, इसे देख लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, एक मैप बना देने, उसी हिसाब से देखना, ठीक है। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। अब ये कब क्या कहते हैं, 3 स्थिति इसमें बनती है, कब 3 स्थिति कौन कौन बनती है, एक बनता है क्या है कि इसका अद्वितीय हल होगा, कब इसका अद्वितीय हल होगा, कब ये प्रतिच्छेद करेगी, और कब ये संगत और असंगत होगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे अद्वितीय हल का। अद्वितीय हल कब होगा, किसी समीकरण युग्म का अद्वितीय हल कब होगा, ये ध्यान दो। अद्वितीय हल तभी होगा किसी समीकरण युग्म का जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा। अगर तुम्हें तीनों का मान समान मिल गया तब तो वो उसका अद्वितीय हल है। और कब प्रतिच्छेद करेगी, समीकरण कब एक दूसरे को आप काटेगी। देखो प्रतिच्छेद मतलब एक आम भाषा में समझो, प्रतिच्छेद मतलब ये होता है जहां दो रेखा एक दूसरे को काट दिया, जहां दो रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं। जैसे एक रेखा ये हो गई, एक रेखा इधर से आई, ये दो यहाँ पे मिल रही है ना, इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। जहां पे वो मिलेगी उसी को बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। तो कब रेखाएं, दो रेखाएं कब प्रतिच्छेद करेंगी, दो रेखाएं तभी प्रतिच्छेद करेंगी जब a1/a2 does not equal to b1/b2, यानी a1 a2 का मान b1 b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज और आता है कि समीकरण युग्म कब संगत होंगे और कब असंगत होंगे, ठीक है। देखो संगत मतलब होता है कि जब ग्राफ बनाओगे ना, अगर दो रेखाएं, संगत मतलब हो गया अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है तब तो वो समीकरण युग्म संगत है, और समांतर नहीं है तब वो असंगत है। संगत मतलब अगर दो रेखाएं समांतर है तब वो संगत है, असमांतर नहीं है तो वो असंगत है, ठीक है। अब इसके लिए क्या रूल्स है,
इसके लिए रूल्स है A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, 3 नियम है। अद्वितीय हल कब होगा? A1/2। जैसे अद्वितीय हल मतलब जैसे देखो A1 A2 का मान ज्ञात करिए, आ गया 5, B1 B2 मान ज्ञात किया, आया 5, C1 C2 मान ज्ञात किया 5। देखो तीनों के तीनों बराबर है। अगर तीनों बराबर है तो वो कैसा समीकरण होगा? वो उस समीकरण का हल कितना होगा? अद्वितीय हल होगा। अब देखो प्रतिच्छेद कब होगा? मान लीजिए A1 A2 का मान 5 आ गया और B1 B2 का मान 3 आ गया। देखो बराबर नहीं है। अगर वो बराबर नहीं है तो जो दो समीकरण युग्म दिए है ना, उसका जब रेखा बनाओगे तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक, अगर बराबर नहीं है तो, अगर बराबर हो जाएंगे तो प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, अगर बराबर नहीं होती है तो प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। अब संगत कब होंगी? जब क्या कहते हैं, मान लो A1 A2 का मान A1/A2 का मान 3 आ गया और B1 B2 का मान 3 आ गया और C1 C2 का मान 5 आ गया। देखो ये दोनों बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। जब ऐसी स्थिति बनेगी तब रेखा जो होगी आपकी संगत होगी। ठीक है, और अगर तीनों बराबर हो गए तब तो द्वितीय हल हो गए, तब तो संगत हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इतना चीज है बाकी। ठीक है, बाकी उसके बाद अगर आप आगे प्रश्न हल करते हैं, अब ये कहेंगे आप A1/A2 B1/B2 मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये कैसे करें, तो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं। ठीक है, कैसे वहां पे A1/A2 और B1/B2 मान कैसे आप लोग ज्ञात करेंगे। यहां से हम देखते हैं, एक प्रश्न लेते हैं। जैसे एक प्रश्न ले लें कि मान लीजिए हम आपसे कहें क्या कि क्वेश्चन है 5x - 8y 5x - 4y + 8 = 0, समीकरण नंबर 1 बना। और फिर क्या बना? दूसरा समीकरण क्या है? 7x + 6y - 9 = 0, समीकरण नंबर 2। इससे क्या करो जानते हो? इसकी तुलना जो है, देखो तुलना करना है किससे, हम शॉर्टकट बता रहे हैं जल्दी में। इसकी तुलना करो आप ax + b1y + c1 = 0 से। ठीक है, और इसकी तुलना करो आप a2x + b2y + c2 = 0 से। जब तुलना करोगे, इसका तुलना करोगे ना, तो यहां से आपको a1 बराबर क्या मिल जाएगा? a1 बराबर क्या है? 5, b1 बराबर क्या है? -4, c1 बराबर क्या है? 8। अब इसका तुलना करो तो a2 बराबर क्या है? 7 और b2 बराबर क्या है? 6 और c2 बराबर क्या है? -9। ठीक है, अब ये क्या, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला कि दिखाइए क्या ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी? क्या प्रतिच्छेद पूछा? प्रतिच्छेद के लिए नियम क्या है हम लोग का? A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी जो A1/A2 का मान आएगा वो B1 और B2 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलो आओ A1/A2 का मान ज्ञात करते हैं। A1 A2 बराबर, A1 का मान 5 है, 5, A2 का मान 7 है। चलो ठीक है, अब देखो यहीं से क्या ज्ञात करते हैं हम लोग? B1 और B2 का मान। B1 कितना है? -4 है और B2 कितना है? 6 है। देखो काटोगे इसको, ये कितना आ जाएगा? -1/3। देखो यहाँ पे A1 का मान 5/7 है और B1/B2 का मान -1/3 है। देखो बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, अगर बराबर हो जाती तो प्रतिच्छेद नहीं करती। इस तरीके से हम A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखो C1 और C2 मान ज्ञात कर लो। यहाँ पे C1 और C2 मान ज्ञात करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको क्या बताना था? क्या ये रेखा क्या ये जो दो समीकरण दिया गया है, ये दो समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे कि नहीं करेंगे, कहीं काटेंगे कि नहीं काटेंगे, ये चेक करना था। तो हम लोग चेक कर लिए। कब काटेंगे? जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, A1 A2 का मान B1 और B1/B2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब ये काटेंगे। देखो ये सिद्ध होता है, 5/7 है और -7/3 बराबर नहीं है, तो एक दूसरे को काटेंगे। अब C1 और C2 मान अगर ज्ञात कर लिया, देखो C1 कितना है? 8 है और C2 कितना है? -9 है। ठीक है, तो C1 और C2 मान कितना हो जाएगा? 8/9। ठीक है, ये इस तरीके से A1 और A2 मान ज्ञात करके हम लोग पता चल जाएगा कि अद्वितीय हल है या प्रतिच्छेद है या संगत है या असंगत है। ठीक है, इस तरीके से ज्ञात कर लिया। तुम्हारी प्रश्नावली में इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत होता है तो बताना। बाकी अगले वीडियो में अब हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे क्या? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और एक वज्रगुणन विधि। तो हर एक वीडियो में, पहले वीडियो हम विलोपन विधि बताएंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि बताएंगे, फिर वज्रगुणन विधि बताएंगे। ये 3 विधि, एक ग्राफी विधि था जो कि हम बता दिए आज। ठीक, इसके आगे नहीं बताएंगे, वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, इसकी वजह से सिर्फ मेन बताएंगे, बस हो गया। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप व्हाट्सएप पे या ग्रुप में भेज दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या? विलोपन विधि। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे
विलोपन विधि। विलोपन विधि अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज यहीं तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। कोई ज्यादा दिक्कत होगा बताइए, इसे कॉपी करना कॉपी कर लो। आज के लिए यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।